नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। आज हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, महमूद प्राचा साहब। जो उन्हें जानते हैं, थोड़ा बागी सा किरदार है महमूद प्राचा साहब का, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं दो टूक तरीके से। और इन दिनों काफी चर्चा में है ईवीएम, यानी जो जो डिबेट इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद अगर कोई डिबेट चल रही है तो वो ईवीएम को लेकर चल रही है। आइए आज जरा उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि उनका पक्ष क्या है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका मुद्दा क्या है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। महमूद भाई, वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। थैंक यू। जी, तो थैंक यू वेरी मच। महमूद भाई, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, इंटरवेंशन आपने किया था जिसमें आपको बेंच ने कहा था कि आप जो अगले हफ्ते आएगी उसमें सुनेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है ईवीएम की लड़ाई। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ऑफेंस बताया, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन बताया। जो चाइना, सुब्रमण्यम स्वामी साहब बता रहे हैं 4000 किलोमीटर मोदी जी की वजह से चाइना हमसे छीन के ले गया। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो किसी भी, ना किसानों की परवाह है, ना बेरोजगारों की परवाह है, नौजवानों की भी परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है मोदी जी को, अमित शाह जी को और बीजेपी और आरएसएस को, एनडीए के घटक दलों को। तो उसकी वजह एक ही है सिर्फ कि पब्लिक इन्हें वोट देके नहीं हटा सकती। ऐसा इनके पास एक जादुई चिराग है। उस जादुई चिराग का नाम है ईवीएम। पब्लिक इनके खिलाफ वोट दे, ये उसमें 20% तक की वोटों की हेराफेरी करके इलेक्शन जीतने की कला जानते हैं। तो अब बताइए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या कर लेंगे इनका? ये तो खुलेआम चोरी कर रहे हैं अडानी अंबानी। और यहां रामपुर आके मुझे एक और बड़े इंडस्ट्रिस्ट का पता लगा है, यूसुफ लुलू। हाँ। उसके माध्यम से पूरा देश लूट रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन रामपुर में जो ये कहा जा रहा है कि जो हमारे खिलाफ टिकट भी दिलवाई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत गहरे संबंध रखते हैं, और उन्होंने एक ऐसी टिकट दिलाई है यहाँ पे जो कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगी। अखिलेश जी को पता नहीं कैसे उन्होंने समझाया होगा, ये तो वही बेहतर जानते हैं। अच्छा, ये अखिलेश एक जी को भी बात, पूछना चाहिए। पहले पहले एक बात मैं करता तो हूँ, ये जो आपने जो पहला। इंडस्ट्रिस्ट है, सुनिए, हाँ। ये जो इंडस्ट्रिस्ट है ना, ये सब देश को लूट के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी को जनता के वोटों का डर नहीं, इसलिए ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुझे इसमें एक बात बताइए, जो पहला सवाल इसमें पैदा होता है, जिसकी दलील तमाम सब लोग देते हैं कि भाई पंजाब में क्यों नहीं फिर ईवीएम काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल में क्यों नहीं काम किया, तेलंगाना में क्यों नहीं काम किया। यदि भाई आज तो वो 400 पार की बात कर रहे हैं और उन्हें तो किसी तरह का मोदी जी को वो है, तो पहले से मान के चल रहे हैं कि वो सारी सीटें जीतेंगे, तो इन तीन सूबों में ईवीएम ने क्यों नहीं काम किया, या कर्नाटक में क्यों नहीं काम किया? चलिए कर्नाटक से ही शुरू करते हैं। कर्नाटक में पिछली बार क्या हुआ था? वो विधायक तोड़े गए थे। मध्य प्रदेश में पिछली बार क्या हुआ था? विधायक तोड़े गए थे। महाराष्ट्र में पिछली बार क्या हुआ था? विधायक तोड़े गए थे। और सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई के द्वारा विधायक तोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली में भी क्या हो रहा है? केजरीवाल जी को जेल में क्यों रखा हुआ है? तो ये सब देखिए, ये सवाल आप मुझसे पूछ पाए इसीलिए कुछ कुछ जगह, और कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहां इनके जो करीब 20% की क्षमता है आज ईवीएम की झूठे वोट लेने की, उस क्षमता के प्रयोग के बावजूद भी अगर जनता ने इतने ज्यादा वोट देके हरा दिया इन्हें, तो एक तो वो वजह है, और दूसरी वजह ये आप सवाल कोई भी पूछ पाए कि वहां भी तो जीत गए, उसके लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह किसी जगह पे जिता देंगे, और उसके बाद ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से वो जो विधायक तोड़ लेंगे। तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा करना इस मानसिकता की, जो कि देश के संविधान के खिलाफ मानसिकता है, वो धोखा खाने के बराबर होती है। इसीलिए हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चुनाव बुनियादी तौर पे मैं लड़ भी इसीलिए रहा हूं कि ईवीएम की लड़ाई में जो पॉलिटिकल पार्टीज सड़क पे उतर के नहीं आई हमारे साथ, नहीं तो हम ईवीएम रुकवा लेते। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था 5 जनवरी को, जो मैंने मार्च किया था अपने वकील साथियों के साथ, उससे पूरा देश जागृत हो गया था।
उससे पूरे देश की जो आवाज हमारे तक आ रही थी, जनता सड़कों पे आने के लिए तैयार हो गई थी, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए थे। हमने पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश की कि आप इस आंदोलन में सड़कों पे हमारे साथ आइए, ईवीएम रुक जाएगी। वो लोगों ने समर्थन तो किया लेकिन साथ नहीं आए जमीन पे। तो उसके बाद चुनाव अनाउंस कर दिए। उस चुनाव की अनाउंसमेंट में भी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है कुमार साहब, वो हमारे बारे में शेर व शायरी कर रहे थे 6 मिनट के लिए। चुनाव का तो चुनाव का जो जो उन्होंने शेड्यूल डिक्लेयर करना था उसमें नहीं, 6 मिनट इसमें लगा दिया हमारे लिए। तो इन सब बातों से साफ पता लगता है ना कि ईवीएम कितनी बड़ा घोटाला और घपला है, जिससे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है। और वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देश की जनता के मन में यह बात आ चुकी है कि ईवीएम एक धोखा है, और उसके बाद भी ये चुनाव कराए जा रहे हैं तो धोखापूर्ण और धोखाधड़ी के माध्यम द्वारा कराए जा रहे हैं। इसलिए ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। अब जब ये हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा सड़कों पे साथ नहीं दिया, चुनाव अनाउंस हो गए, तो अब प्लान बी हमें सोचना पड़ा। कुछ हमारे साथी पॉलिटिकल पार्टीज में भी चले गए। जो हमारा आइडिया नहीं था, मेरा आइडिया नहीं था ये ओरिजिनल। हम लोग ये कह रहे थे कि अगर चुनाव में इंडिपेंडेंट कुछ लोग लड़ें ईवीएम के मुद्दे पे, जैसे मैं लड़ रहा हूं, और ईवीएम को, उसके बाद प्लान बी जो हमने बनाया वो ये था कि एक मुश्किल सीट जो बीजेपी जीती हुई है, जो कि जीत सकते थे ऑपोजिशन के लोग, लेकिन फिर भी लगातार 2 बार से जीत रही है, ऐसी सीट से लड़ा जाए ताकि ऑपोजिशन का कोई नुकसान ना हो। और ऐसी स्टेट से लड़ा जाए जहां पे जुल्म और ज्यादती प्रशासन और पुलिस बहुत ज्यादा करता है। तो वहां पे तो रामपुर में एक स्टडी भी हुई है, कई स्टडीज हुई हैं पिछले 2 इलेक्शन में और उससे पहले भी इलेक्शन में। जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को वोट देने निकलने नहीं दिया जाता। तो ऐसी सीट मेरे लिए चुनी गई। एक मिनट, जो दर्शक हमारे इस बात से वाकिफ ना हो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि महमूद प्राचा साहब इस वक्त रामपुर, जो यूपी की एक बहुत प्रोमिनेंट सीट है, जहां से आजम खान, समाजवादी पार्टी, जयप्रदा, मतलब यूपी की राजनीति में रामपुर की सीट एक बड़ा मायने रखती है। तो उस सीट से महमूद प्राचा साहब खुद उतर गए हैं मैदान में लोकसभा चुनाव में, और उसी का वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। प्लीज। तो एक ये ऐसी सीट जो कि बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं, और मेरे लड़ने से, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम है, मुझे लोग जानते हैं, तो जीतने के चांस बन जाते अगर अपोजिशन के लोग कैंडिडेट ना देते। लेकिन खैर, जो यूसुफ लुलू साहब थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कहने पे या अमित शाह जी के कहने पे जैसे भी ये टिकट दिलवा लिया। और उनका अगर वेबसाइट पे जाके हम सब लोगों के, अगर आप यही देख लेंगे एफिडेविट, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैंडिडेट हारने के लिए ही लड़ाए जा रहे हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं ईवीएम पे ही फोकस रहना चाहता हूं। तो यदि ये लोग कैंडिडेट ना देते तो मैं हैंड्स डाउन जीत जाता। और एक ही आदमी ऐसा है इस देश में, मुट्ठी भर आदमी ऐसे बचे हैं जो मर जाएंगे, आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वरना किसी को भी ये ईडी सीबीआई से डराने की क्षमता रखते हैं। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग, बहुत सारे सपा के लोग, बहुत सारे बसपा के लोग, बहुत सारे ठाकरे साहब के लोग, बहुत सारे हर एक पार्टी के लोग, शरद पवार जी के लोग, अभी अजीत पवार जी हैं, वो डर के मारे या लालच के मारे बीजेपी और आरएसएस में शामिल हो गए। मेरी इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, मेरे साथ तो कोई नहीं। महमूद भाई, इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसने पूरी एक लिस्ट छापी है, उसने एक बहुत एक्सप्लोसिव स्टोरी की है, जिसमें उसने बाकायदा 25 लोगों का नाम दिया है जो पिछले कुछ वक्त में भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उसमें उसने बात कही है, तो ठीक है, आपकी ये दलील भी चलिए मान ली। तो चूंकि अब आप राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो एक राजनीतिक, सभी दल एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, कानूनी न्यूएंसेस को समझते हैं, तो ईवीएम वीवीपैट की जो लड़ाई या मुद्दा जो अब आएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आप भी एक पार्टी हैं और दूसरे एडीआर हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि अदालत किस तरीके से उसमें जो ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां पूरी मिलाने की बात हो रही है, उसमें क्या रुख रहना चाहिए? क्या आपको लगता है अदालत का नजरिया रहेगा? मैं उसी तक आ रहा था। मैं बस कुछ सेकंड में अपनी बात खत्म ही कर रहा था कि प्लीज ये जब उसके बाद में ये टेक्निकलिटीज पे आऊंगा एकदम सीधा। ठीक। तो ये एक ऐसी सीट चुनी गई, अगर दे देते तो मैं हैंड्स डाउन जीत जाता, मगर ये लुलू महाराज ने दिलवाई सीट, और हारने के लिए दिलवाई।
और वो अब चल रही है बात आगे, हम उसे भी भूल जाते हैं। तो मेरा ये था कि अब जब इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में भी ईवीएम देने को तैयार नहीं है, हमने 50 ईवीएम का जो चैलेंज किया था उसकी वजह से आंदोलन पूरे देश में इतना फैल गया 5 जनवरी के मेरे आंदोलन से, वो देने को ही तैयार नहीं है। तो एक ही तरीका है, जब ईवीएम हाथ में आ सकती है और किसी कैंडिडेट के, मतलब वोटर के नहीं, वोटर के लिए तो बेचारे के लिए कुछ सेकंडों के लिए आती है, वो वोट डाल के चला जाता है, वो है चुनाव लड़ने के दौरान। तो ईवीएम के अंदर घुसकर ईवीएम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का यही एक तरीका था। ये बात मेरा बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया और आप भी अभी कर रहे हैं कि ये तो राजनीति की बात। नहीं, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, राजनीति मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा नहीं हूं, है, आप कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, प्रथम नहीं, दृष्टिया एक सेकंड दीजिए, मेरा सिर्फ इतना कहना था महमूद भाई कि अभी जब देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी पावर में रहती है उस पर दूसरी पार्टी हमेशा उसकी जीत को लेके ईवीएम पे आरोप लगाती थी। बीजेपी ने भी बहुत आरोप लगाए जब कांग्रेस थी। तो मैंने तो एक बहुत आम दर्शक के नाते ये पूछा कि पंजाब इतना महत्वपूर्ण सूबा उनके लिए है, कर्नाटक इतना महत्वपूर्ण सूबा है, तेलंगाना जहां चंद्रशेखर राव तो बीआरएस से, मतलब टीआरएस से वो बीआरएस पे आ गए थे, उनकी तो नेशनल एम्बिशन थी, वो तो मायावती जी के साथ गठबंधन करके पूरे प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे थे। तो उस सूबे में भी बीजेपी नहीं जीत पाई, तो इसलिए ये बात थोड़ी सी कमजोर सी लगती है। अब आप ये बात कह रहे हैं कि 20% की ही मैनिपुलेशन उसमें हो सकती है, तो दिलचस्पी इस बात को जानने की है आम उस आदमी की कि क्या, कैसे रिगिंग होती है, कैसे उस पर कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर उस पर, बस मेरी आप पर कोई कमेंट की बात नहीं थी। नहीं, और वो जायज कमेंट था, सबका कमेंट आया था, जब तक कि मेरा प्लान बी लोगों के सामने नहीं आया था। जो मैंने छुपा हुआ जाल बिछाया था, ये इलेक्शन कमीशन को जो सच्चाई छुपा रहा था उसको एक्सपोज करने का, बीजेपी को एक्सपोज करने का, तब तक लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं भी चुनाव मैदान में उतर गया। तो चुनाव मैदान में उतरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 543 एमपी बचाने हैं, पार्लियामेंट को बचाना है, और ईवीएम का धोखा दुनिया के सामने लाना है सबूतों समेत। आज तक जितनी भी पिटीशन लगी हैं सब एब्स्ट्रैक्ट में लगी हैं, विदाउट सबूत लगी हैं, फर्स्ट हैंड सबूत नहीं दे रहा है कोई। फर्स्ट हैंड सबूत कब आएंगे हाथ में? जब आप चुनाव लड़ेंगे। और अगर ये बात मैं पहले बता देता तो मेरी नॉमिनेशन पास ही नहीं हो सकती थी किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। तो अब ये हो गया, तो अब मेरे हाथ में ये चुनाव की मशीनें आने का स्कोप है, और हम हर स्टेज पे, अब हर एक पार्लियामेंट का जो मेंबर इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए एक रोल मॉडल है हम, कि ऐसे अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो ईवीएम के खिलाफ इतने सबूत जुटा लोगे कि ये ईवीएम का चुनाव रद्द होना ही होना है, और फिर हम पेपर बैलेट से चुनाव करा के सारे चुनाव जीतेंगे। तो अब इसीलिए हमने अपना चुनाव चिन्ह भी मोहर लिया, मोहर और बटन। जी जी, ये सब हमारा फोकस्ड काम हो रहा है। ये फोकस्ड काम जो हो रहा है इसको आप समझिए, अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। और ईवीएम का आंदोलन अब दोबारा पूरी ताकत से, अभी तो देखिए 405 सीटें जो लड़ी जाएंगी, 405 एमपी जो अभी सीटों पे लड़े जाएंगे वो सेकंड फेज से लड़े जाएंगे, रामपुर में सारे सबूत जुटा के। और अगर ये ऑपोजिशन के अखिलेश यादव साहब अपना कैंडिडेट जो कि हार रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, वो कैंपेन, इतनी बड़ी पार्टी है ना, वो कैंपेन करने ही नहीं निकल रहे क्योंकि जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो हारने के लिए ही लड़ना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा चुनाव तो मैं जनता के सामने प्रस्तुत हूं, मैं कैंपेनिंग ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो क्यों कैंपेनिंग नहीं कर रहा है इसका आप सोच लीजिए। मेरा तो चुनाव ही दूसरी वजह से है, मैं कोई राजनीति में लालच की वजह से तो हूं नहीं, मेरी तो सेवाएं हैं। अभी कल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ऑफिस बेरर के खिलाफ मैंने थाने में जाके एक एफआईआर कराई है, क्योंकि वो रंगदारी वसूल रहे थे। ये काम तो किसी ने नहीं किया, यहाँ तो बड़े बड़े नेताओं को प्रशासन ने दबा के जेलों में ठूस रखा है ज्यादती करके। मैं तो विक्ट्री की तरफ ले जा रहा हूं ना, मैं सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं लड़के जीतना सिखा रहा हूं लोगों को संविधान और कानून से। खैर, तो ये जो बात है, अब हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। हमने पहले दिन ही चिट्ठी लिखी, अब मैं आपकी बात पे जा रहा हूं कि मैंने क्या पिटीशन लगाई है। मैं बाकी सब लोगों के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और धीरे धीरे करके लोग मेरी बात मान रहे हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, मेरा यह कहना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की और वीवीपैट की इस फॉर्म की पर्ची छप के आ रही है, इसमें धोखा होने के चांस पूरे पूरे हैं। ये 100% स्लिप काउंट होने में भी, और उसके अलावा हाथ में अगर स्लिप मिलके हम बॉक्स में डालें तब भी। लेकिन क्योंकि इसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स वकील नहीं है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा आ नहीं पाते हैं
मेन स्ट्रीम में उनकी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी मेन स्ट्रीम में बात सुनी जा रही है, तो मैं सब लोगों को कन्विंस करके पेपर बैलेट की तरफ ले जा रहा हूं। और उसकी जो पहली पिटीशन मैंने डाली है सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि वीवीपैट, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट में 2013 में यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर वोट होते हैं, ये वोट नहीं है, ये वोट ही नहीं है। वोट सिर्फ वो है जो वीवीपैट के माध्यम से होते हैं। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के माध्यम से वोट ही वोट है, बाकी ईवीएम तो वोट ही नहीं है, वो तो बेकार की चीज है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मेरा यह मानना है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो सबसे सुरक्षित जरिया है, जो एक ही जरिया है मेरे हिसाब से, वो है पेपर बैलेट के माध्यम से चुनाव कराना। इसमें तो वही बात आ जाती है ना कि स्लिप छप के निकल रही है। अभी जो सिस्टम है, जो आज का सिस्टम है, जिसमें काले शीशे चढ़ा दिए गए, काले शीशे कोई कार में क्यों चढ़ाता है आप मुझे बताइए? कुछ छुपाने के लिए ना, या तो कोई अपराध कर रहा होगा, वरना और एक बड़ी मुहिम भी चलाई तो नहीं होता, पुलिस ने। खाली ऐसा तो नहीं होता। कॉन्सेप्ट तो उसका धूप से, यूवी रेस से सुरक्षा भी थी, लेकिन उसकी अलग अलग डिग्री है कि वे 20%, 30% या 70% या 90%। हाँ, जो लोग बहुत ही वीवीआईपी सुरक्षा के लोग हैं, उनको ये अधिकार था कानून में कि वो अपने पूरे शीशे, ताकि अंदर कौन बैठा हो ये पता ना चले, अंदर क्या हो रहा है पता ना चले ना। और अगर उसको 15 सेकंड से कम करके 5 सेकंड कर दिया जाए, तब तो ये पक्की बात है ना, काले शीशे और टाइम भी कम। जी जी, तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं ना, ये एक सबूत है। तो दूसरा, आप छुपाने में क्या क्या छुप सकता है? एक तो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन ही की है कि वोट किसी को जा रहा है और पढ़ किसी और को रहा है, वो तो हमने पब्लिक में डिमॉन्स्ट्रेशन की है। उसके अलावा मुझे बताइए, थर्मल प्रिंटिंग आती है, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं सब लोग रिसर्च करके देख लें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि लोगों को, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। हम लोग क्योंकि जमीन पे रह के, मैं ट्रायल लॉयर हूं, ट्रायल लॉयर से उठ के सुप्रीम कोर्ट तक गया हूं, तो मुझे ये नुआंसेस ज्यादा जमीन पे रह के, और मैं सड़क पे भी संघर्ष करने वाला, मैं समझता हूं देश में जो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली आर्ग्यूइंग काउंसिल है, उसमें से अकेला मैं ही होऊंगा जो सच में बहस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वैसे तो बहुत लोग बहुत जगह के वकील हैं, लेकिन जिसके नाम से जजमेंट्स हैं, तो ऐसा मैं अकेला वकील होऊंगा जो सड़क पे पुलिस के डंडे खाने को भी तैयार हूं, और अपने आप सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूं, और कोई आपको नजर नहीं आपको क्या, आपको क्या उम्मीद है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो दलीलें आप लोगों की हैं, सारी कलेक्टिव, सारी पिटिशन के बारे में आप जानते हैं, तो किस तरफ रहेगा कोर्ट का नजरिया, सुप्रीम कोर्ट का? इस समय तो सुप्रीम कोर्ट काफी बीच का रास्ता जो निकल रहा है ना, वो खतरों भरा है। यही मैं वार्न कर रहा हूं कि मेरी पिटिशन को सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं पेपर बैलेट की बात कर रहा हूं। पेपर बैलेट पूरी दुनिया में पेपर बैलेट ही है, वीवीपैट नहीं है। जो ये वीवीपैट इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं है, नहीं तो हम कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं सब। हाँ नहीं, लेकिन एक चीज बताइए ना महमूद भाई, अभी देखिए कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर भी एक मामला उठा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया कि लोगों को लगा कि भाई अब तो उनका दखल रहेगा, सरकार ले आई ऑर्डिनेंस। उसके बाद वो दोबारा पिटीशन गई। उन पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी गवई साहब की और खन्ना साहब की, उन्होंने बोला कि साहब हम इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जेपर्डाइज हो जाए। और उन्होंने कहा कि देखिए हमारा सिर्फ ये कहना था कि कानून बनना चाहिए, सरकार ने कानून बना दिया, तो वो उनके पास पावर है कानून बनाने की। अब ईवीएम और वीवीपैट का मसला है, तो एक तरफ आप जैसे लोग, अपोजिशन के तमाम लोग, इंडिपेंडेंट थॉट के लोग, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बैलेट पेपर पे या वीवीपैट, जो दोनों बातें करें। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो बुद्धि है, जानकारी है ना? तो आपको क्या लगता है कैसे, किस तरफ जाएगी ये बात, जो दलीलें आपकी हैं और बाकी लोगों की हैं? पहले तो बाकी लोगों की दलीलें ऐसी हैं जो कि मान लेंगी ये बीजेपी की सरकार, क्योंकि उसमें भी धोखा करने की पॉसिबिलिटी मजबूत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये भी एक ट्रैप में फंस जाएंगे हम लोग। वीवीपैट, ईवीएम की मशीनों द्वारा जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहा है वो वीवीपैट है ही नहीं। नाम से, नाम लिखने से थोड़ी वीवीपैट हो जाता है कुछ, कि वीवीपैट नाम रख दिया और वो प्रिंटिंग आ रही है, और उसमें थर्मल प्रिंटिंग है। जो ऊपर की जो प्रिंट नजर आ रहा है शुरू में,
वो कुछ समय बाद गायब हो जाएगा, और जो दूसरा वाला प्रिंट है वो एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन से, एयर के इंटरैक्शन से उसका कोई पुराने वाला डेमो आप जो दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? कोई डेमो दिखाने का प्लान मैं है मैं सुप्रीम कोर्ट मैं में? आपको डेमो डेमो देखिए, और आप कह रहे हैं ना, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं अभी, कि अब जब मांग ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी पिटिशनर्स ये रहे हैं कि हमें पेपर ऑडिट ट्रेल दे दीजिए या छपी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को भी आसान रास्ता क्या नजर आएगा कि यही मांगा जा रहा है, ये दे दो। एक मिस्टर प्राचा ही तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें पेपर बैलेट चाहिए। और ये बहुत बड़ा धक्का लगा है हमें कि जो राहुल गांधी जी ने 2018 में पेपर बैलेट से वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ है कांग्रेस की कि हमें पेपर बैलेट से चुनाव चाहिए, ईवीएम से नहीं चाहिए। अब मैनिफेस्टो में मुझे कोई बता रहा था कि ये आया कि हमें 100% जो स्लिप्स हैं वो काउंट करने का वो मिल जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, इसके लिए मोदी जी तैयार हो जाएंगे, मुझे ऐसा डर है बहुत बड़ा। अच्छा। क्योंकि इसमें भी धोखे के चांस हैं, धोखा करने, और अगर लोग कोशिश करेंगे तो धोखा इसमें हो सकता है, और धोखे के चांस हो, और कोई ऐसी सोच जो कि झूठ बोलने में माहिर हो, वो नहीं उसमें धोखा क्यों नहीं करेगी, ये कम। महमूद भाई, लेकिन देखिए, देश में तो इस समय लोगों को एक ही चीज लगती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होता है। हालांकि उस पर भी डिबेट है, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज, मैं भी उतना माइक्रो लेवल पे आज नहीं जा रहा हूं इस डिस्कशन में। हम उस पर कोई और डिस्कशन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या, कैसे कैसे चल रही हैं चीजें। लेकिन बाय एंड लार्ज पब्लिक का जो फेथ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और वो लोगों को लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। अभी कल ही मदरसा को लेकर के, यूपी मदरसा एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही, और लगातार सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है चंद्रचूड़ साहब की उसमें। तो पूरे देश की निगाहें अभी अगले बुधवार को, यानी जो आने वाले हफ्ते के बुधवार को जब ये याचिकाएं लगेंगी उस पर है। तो मैं उस समय समझना ये चाह रहा हूं, टेक्निकली क्या स्कोप है सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरवेंशन का? क्या वो इस वक्त ये सरकार को कह सकते हैं कि वीवीपैट से ही होगा पूरा, या आपकी वाली याचिका भी? अभी हम तो नहीं जानते, ये तो सुप्रीम कोर्ट इवेल्युएट करेगा तब बताएगा। हो सकता है उन्हें आपकी याचिका में मेरिट नजर आए, तो कैसे होगा? इतने कम समय में देश के पास कैसे इंतजाम होगा बैलेट से पूरा करने का? मेरी जो पिटीशन है वो ये कहती है कि कानून, आज का कानून सेक्शन 61 कैपिटल ए और सेक्शन 59 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। सिर्फ अगर चुनाव आयोग कहीं एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बताता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रीजन देने पड़ेंगे कि यहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए, ईवीएम से क्यों होने चाहिए, वही करा सकता है। ये मेरी पिटीशन है। हम वीवीपैट के और ईवीएम के जाल में क्यों फंसे? मेरी पिटीशन ये है कि वीवीपैट सिर्फ, जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उससे वीवीपैट सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, जो है पेपर बैलेट। और अगर पेपर बैलेट से चुनाव के बारे में नहीं कहते तो वो इलीगल होगा। मैंने तो अपने चुनाव में लिख के दे दिया, और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर बोल रहे थे कि अगर चुनाव आयोग हमें बोल दे तो हम अब भी पेपर बैलेट से चुनाव करा देंगे आपका। ये कब? ये 1 तारीख को, पिछली 1 तारीख को। तो देर नहीं हुई है। ये सब मिथ्याएं है ना, जो टेक्निकल चीजें हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती, तो इसीलिए ये सब लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए मैं अब ये लोगों के सामने हर एक दिन का सबूत इकट्ठा करके चुनाव में इकट्ठा करके दूंगा, ताकि सभी लोग मुझसे सीखें, हर एक कैंडिडेट मेरे जैसा चुनाव लड़े, ताकि हर इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सके अगर ईवीएम से हो रहा है तो। और 400 अभी, और उसके बाद हम सड़क पे आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं, रामपुर में भी और रामपुर से बाहर भी। 19 तारीख के बाद से सड़क आंदोलन ईवीएम का बड़ा शुरू होगा। 405 सीटें हम फिर भी बचा सकते हैं अभी। अब आ जाते हैं वीवीपैट पे। अगर ये इतना बड़ा 3 मशीनें लगा के पेपर स्लिप्स हाथ में लेके डालनी है, तो ये 3 मशीनों के लिए हजारों रुपए और इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जिसमें इंटरनेट का भी प्रयोग है, हैकिंग का भी चांस है, प्री प्रोग्राम मैनिपुलेशन का भी चांस है, तो इसमें जाना ही क्यों है? एक मोहर और एक पेपर, उसी से हो जाएगा ना चुनाव। तो ये ईवीएम की कोई मोहब्बत है, जिद है कि 3 मशीनें बीच में लगानी जरूरी है? तो इतनी सिंपल आर्ग्यूमेंट है जिसको सब लोग अब पेपर ऑडिट ट्रेल को गलत समझ रहे हैं। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि एक बेंचमार्क हमारे केस का रहे। आज नहीं तो कल लोगों की समझ में आएगा कि यही सच था, बाकी सब लोग भटके हुए थे। हम उस लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए सबूत जुटा रहे हैं इस सारे चुनाव में। ये देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान आने वाले समय में साबित होगा। और दुनिया देखेगी कि अगर प्राचा साहब की बात सुन लेते उस समय, तो ये सब
अगर ये ऑर्डर हो भी गया ना 100% काउंट का, तो उसमें भी धोखा होगा, मैं आपको अभी बताऊं। और फिर ये लोग पछताएंगे कि तो हमारे कहने से ही हो गया और उल्टा हो गया रिजल्ट। चलिए, मैं तो आपको इस बात की शुभकामना दूंगा कि आप अपने जिस मिशन में निकले हैं, चूंकि उस मिशन में कहीं ना कहीं देश का भी हित जुड़ा हुआ है और बड़ा हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए या संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान की अनुपालना के लिए जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में वो यही है। और चुनाव अगर निष्पक्ष हो जाए तो उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। उसके लिए अब आपके पास आपकी डॉक्ट्रिन है, आपने अपना एक सुझाव दिया है, बाकी लोगों के पास उनके सुझाव हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो सारे पक्षों को सुनकर वो फैसला लेगी जो इस देश के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले कल के लिए जरूरी होगा। पूरे देश की आस्था तो सुप्रीम कोर्ट में यही है। तो थैंक यू महमूद भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद महमूद भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी शुक्रिया।